हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरी याद जरूर आ रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब ज़्यादा समय नहीं है। अब वो टाइम आ चुका है कि फिर से सोया हुआ शेर को जगाया जाए, जो आपके अंदर जुनून है उसको जगाया जाए और एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटली पढ़ने का वक्त आ चुका है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इजी टॉपिक है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में पूछे जाने की, तो शायद चांसेस है कि इस बार भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिल जाए। थेरेप्टिक्स का एक सब्जेक्ट है थेरेप्टिक्स में ये टॉपिक, जिसमें आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ना है। ये दोनों एनीमिया मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। वैसे थोड़ा सिलेबस पर नज़र डालें तो आपका जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है इसका चैप्टर नंबर 4, इसमें 4A और 4B दो पार्ट में बांटा गया है। 4A में आपके आ जाते हैं हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमाटोलॉजिकल मतलब क्या होता है? हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड। हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड। और आपको ध्यान रखना कि अगर ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमाटोलॉजी कहते हैं। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमाटोलॉजी कहते हैं। तो हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी ब्लड के रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस में भी है, एनीमिया। अनीमिया मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब एनीमिया भी दो प्रकार, एक है आयरन डेफिशिएंसी जो कि आपको पढ़ना है, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, और एक हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो कि एक्चुअली विटामिन B9 एंड B12 की कमी से होता है ना। B9 और B12 की कमी से होता है। तो ये दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा और हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को बता दें कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का अगर आप शुरू से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो जो भी बच्चे कोर्सेज में नहीं हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स उदित फार्मेसी के ऐप पे आ चुका है, जहां पर लाइव क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होंगी और 45 डेज में पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ाया जाएगा। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली एकदम हिंदी इंग्लिश कर करके आपको पढ़ाया जाता है। एंड एक्स्ट्रा फीचर टॉप 20 को मॉडल पेपर सॉल्यूशन एंड टॉप 20, जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में टॉप 20 क्वेश्चन का लाभ उठाया था वैसे सेकेंड ईयर में भी आपको यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, सारी चीज़ें मिलने वाली है, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। और जो बच्चे सेकेंड ईयर के क्लास में पहले से हैं उनको डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स नहीं लेना है। जो भी बच्चे फुल कोर्स में हैं उनको सभी को डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स का सारा कंटेंट लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ लाइव के साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फुल कोर्स में चलेगा। तो जो बच्चे कोई भी कोर्सेज में नहीं है और तैयारी करना है तो उनके लिए थोड़ा कम पैसा लगे इसलिए ये कोर्स बनाया गया है। तो मात्र 599 यानी कि 6 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 100 रुपये आप खर्च करेंगे तो आप 100% श्योरिटी देता हूँ मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लीजिए, पास हो जाइएगा। और आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तरीका आपको पता होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स, इसको फटाफट जा करके एनरोल कर लेना है। एंड कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लेना है। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। एंड ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोर्स का प्राइस 999 होने वाला है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट मौका रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों का अपना टॉपिक है ना। जस्ट क्लास मेनली यहां से स्टार्ट हो रहा है गाइज, है ना। यहां पे स्टार्ट हो रहा है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमारे लेक्चर का जो चैप्टर का नाम है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हेमाटोलॉजिकल मतलब होता क्या है? हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑल्सो नोन एज ब्लड डिसऑर्डर। मैंने बोला ना, हेमाटो मतलब क्या होता है? ब्लड। हेमाटो मतलब क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, खून से रिलेटेड यानी रक्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर इसी को कहते हैं। ये ऐसे कंडीशन होते हैं जो अफेक्ट करता है आपके ब्लड को और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज को। अच्छा, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है बताइए? तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आप सभी को पता होगा, ये आपका लंबी लंबी जो हड्डी होती है, इसमें आपका जो बीच वाला स्पेस होता है, इसमें आपको यहाँ पर बोन मैरो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है।
तो एक्चुअली ब्लड का प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, ध्यान रखना। तो ब्लड हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में या तो ब्लड अफेक्टेड होगा या तो ब्लड को बनाने वाला टिश्यूज जैसे बोन मैरो वो अफेक्टेड हो जाएगा। और भी कई सारी जगह है जहां पर ब्लड बनते हैं, लेकिन मेनली बोन मैरो में बनता है, ठीक है। चलो, कह रहा है ब्लड एक क्या है? ब्लड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी में ब्लड का क्या रोल है आपको इतना समझना है कि आपके बॉडी में पूरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, है ना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ ब्लड के माध्यम से हो रहा है। आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपके शरीर के हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की नीड है। बिना ऑक्सीजन के वो मरने लगेगा, और मरेगा तो आपको भी पता है, फिर आप भी नहीं बचेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ब्लड के माध्यम से ही वो हर जगह पहुंचता है ऑक्सीजन, हर जगह न्यूट्रिएंट्स जो आप खाते हो शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचता है। तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही ब्लड में कमी हो गई या ब्लड लॉस हो गया किसी का, तो पेशेंट ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और तो ब्लड बहुत वाइटल चीज़ें हैं। कह रहा है ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड। वाइटल मतलब पता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फ्लूइड है। सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, क्या डिलीवर करता है? न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, एंड एज वेल एज जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2 वगैरह रिमूव करना है तो उसको लंग्स तक लेके जाने का काम करता है। ओवरऑल ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। ये था हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें दो टॉपिक था आपका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड आपका क्या था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि आपको पढ़ना है। तो पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ते हैं, फिर मेगालोब्लास्टिक पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं कहूँगा, देखो पढ़ने जब भी बैठो तो आप एक रफ पेज लेकर बैठो, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ बस रफली लिखना है ताकि आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाए। क्या कह रहा हूँ? हेमेटोलॉजिकल किस चीज से रिलेटेड डिसऑर्डर है? ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। किस चीज से रिलेटेड है? ब्लड। यहाँ अफेक्ट क्या होता है? या तो ब्लड होता है या तो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज अफेक्टेड होते हैं। गुड। एंड ब्लड क्या है? इंपॉर्टेंट या वाइटल फ्लूइड है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्या क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करना चाह रहे हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन मतलब क्या होता है? अच्छा सर, आयरन की कमी से, आयरन मतलब तो लोहा होता है सर, लोहा के कमी से एनीमिया कैसे हो जाएगा सर? क्या रोल है आयरन का? आयरन का क्या रोल है हमारे ब्लड में? तो आपको मैं एक चीज समझाता हूं। आपका ब्लड, देखो एनीमिया होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूं, उसको समझो। आपका एक्चुअली सबसे सिंपल शब्दों में कहे तो ब्लड की कमी, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ये एनीमिया कहलाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा और एडवांस जाओगे तो ब्लड में भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। लेकिन एनीमिया में एक्चुअली किस चीज़ की कमी होती है? आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा और एडवांस जाओगे तो आपको पता है कि आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। ये एक्चुअली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, O2 ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना, मेन काम यही है। आरबीसी के अंदर भी क्या है? हीमोग्लोबिन है। एक आरबीसी में लगभग 280 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है। तो फिर आप समझोगे कि अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल, आपको हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज पता होगा, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल है तो 12 से 14, मेल है तो 14 से 16 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी भी कम होगा, है ना। तो एक्चुअली एनीमिया में पूरा ब्लड की कमी नहीं, ब्लड का कौन सा डिपार्टमेंट? आरबीसी वाला डिपार्टमेंट। एंड आरबीसी में भी कौन सा डिपार्टमेंट? हीमोग्लोबिन वाला डिपार्टमेंट। एंड हीमोग्लोबिन में भी ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जब आप हीमोग्लोबिन लिखते हो, तो हीमोग्लोबिन में एक वर्ड आता है हीम मतलब होता है आयरन, ध्यान रखना, हीम मतलब होता है आयरन। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसको आप आयरन कहते हो, समझ रहे हो। हीमोग्लोबिन भी बनता किसके है? आयरन से बनता है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैसे? ऑक्सीजन से बाइंड करता है और HbO2 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हाँ, लेकिन एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? कितने ऑक्सीजन को पता है? तो 4 ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन एक बार में मात्र 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है,
मात्र 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 4 गो आयरन होता है, 4 गो आयरन होता है। एंड यही आयरन जो है ना ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग साइट है। यानी हीमोग्लोबिन जो पहले पूरा ब्लड क्या करता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद पढ़े आरबीसी करता है, उसके बाद भी पढ़े डिटेल में हीमोग्लोबिन करता है। एंड हीमोग्लोबिन में भी कौन करता है? आयरन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन में, एक हीमोग्लोबिन में 4 गो आयरन होता है। एंड 4 गो आयरन तो 4 गो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, हर एक आयरन एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो इससे आप समझ में आया कि अब चूंकि आप लोग सीनियर क्लास में हैं, अब सीधा पेशेंट से इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको एकदम बेस में पढ़ना होगा। ये सबसे बच्चों का डेफिनेशन हुआ 5वां क्लास में, ये आप 8वां या 9वां क्लास में, ये 12वां क्लास में पढ़ते हैं, और ये आप अब पढ़ेंगे जब आप प्रॉपरली हेल्थ केयर में काम करने वाले हैं। तो आयरन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? आयरन के सप्लीमेंट्स है ना देना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से प्रॉपर अच्छे तरीके से। इसको मैं कर देता हूं, ठीक है। चलो अब पढ़ो एनीमिया। आप समझ में आया कि आयरन की कमी से कैसे एनीमिया हो जाएगा? हाँ, कह रहा है देखो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया का सबसे कॉमन टाइप होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इट ऑकर्स व्हेन बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन। ये तब होता है जब बॉडी में ज़्यादा आयरन, एनफ जितना जरूरत है उतना आयरन नहीं है। विच बॉडी नीड्स, जो कि बॉडी को जरूरत है। पता है ना, आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन के मदद से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। तो अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो जाहिर सी बात है ब्लड का मात्रा कम। तो क्या कह रहा है? विच बॉडी नीड्स टू मेक हीमोग्लोबिन। आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। कह रहा है वेयर देयर इज नॉट एनफ आयरन इन द ब्लड द रेस्ट ऑफ द बॉडी कैन नॉट गेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट नीड। कहने का मतलब है अगर एनफ आयरन नहीं है आपके ब्लड में, वेयर देयर व्हेन जब देयर इज नॉट एनफ आयरन इन द ब्लड, आपके ब्लड में अगर एनफ आयरन नहीं है, अगर एनफ आयरन नहीं है आपके ब्लड में, अगर आपके ब्लड में एनफ आयरन नहीं है, ठीक है, आपके ब्लड में अगर एनफ आयरन नहीं है तो उससे क्या होगा? आपका बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। है हो, ए सुनन हो, तो ध्यान नहीं रहे, भूल ही जाए। हाँ चलिए, ये ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। कह रहा है क्या? इज नॉट एनफ आयरन, तो क्या होगा? आपका बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन का डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अरे कुछ नहीं, हमारे पिताजी हैं ना तो भूल जाते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं तो आवाज़ आएगा ना क्लास में, इसीलिए मैं उनको ईयरफोन दिया कि भाई ब्लूटूथ लगा लीजिए, ठीक है। चलो, कह रहा इट ऑकर्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड। ये तब होता है जब आपके बॉडी में, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल, देखो नॉर्मल आपका रेड ब्लड सेल ऐसा होता है, लेकिन क्या हो जाता है कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से आरबीसी का कलर, आरबीसी में चूंकि देखो हीमोग्लोबिन ही कारण है जो कि आपको रेड कलर देता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन है। हीमोग्लोबिन की कमी हुई, आयरन की कमी हुई यानी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कम हुआ तो खून थोड़ा फीका पड़ने लग जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इटियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है, अब वीडियो क्वालिटी सही हो गई, अब सही हो गई होगी, हाँ अब सही हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इटियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इटियोलॉजी क्या होता है, कारण क्या होता है, समझिएगा बात को। अब सही है, परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है। इटियोलॉजी क्या होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का? कह रहा इन एडिक्वेट डाइटरी इनटेक। अगर आप डाइट सही से नहीं लेते हैं, है ना, अगर आप डाइट सही से नहीं लेते हैं, डाइट में आपका आयरन का कमी है, जैसे नॉट गेटिंग एनफ आयरन रिच फूड, जैसे कि मीट, बीन, लीफी ग्रीन्स, यानी कि जो आपके हरे सब्जियां वगैरह होती हैं, है ना, बीन्स वगैरह नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, तो उससे, है ना, उसमें हो सकता है। दूसरा कारण इंक्रीज्ड आयरन नीड, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उस समय भी आयरन की कमी हो जाएगी। जैसे मान लो कोई प्रेगनेंसी में है, मान लो कोई प्रेगनेंसी में है, तो उस समय पे ऐसे नॉर्मली क्या होती है, एक लड़की अपना देखभाल कर रही है, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी में होती है तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भी, अब उसके यूट्रस में, उसके बच्चेदानी में एक बच्चा भी है, उसका भी देखभाल, उसके बॉडी में भी सर्कुलेशन, वही आयरन, वही उसका भी खून चाहिए ना, हाँ, बॉडी आपका खून के माध्यम से ही उस बच्चे को भी ट्रांसपोर्ट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो ज़्यादा आयरन की नीड हो जाती है।
तो उस समय कंडीशन में आपको क्या देखते हैं ना, प्रेग्नेंट महिलाओं में आयरन का सप्लीमेंट शुरू हो जाता है, आयरन की दवाएं शुरू हो जाती हैं। क्यों? ताकि बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो, है ना। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टेजेज हैं जहाँ पर आयरन की नीड बढ़ जाती है, सच एज प्रेगनेंसी, जैसे कि गर्भावस्था का समय होता है, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, है ना। जब आपको मेंस्ट्रुएशन में मतलब होता है ब्लीडिंग, यानी कि आपका ब्लीडिंग कौन सा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि वो फेज जब आप पीरियड्स में होते हैं और आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है। और किसी जब नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, किसी वजह से यूट्रस में बल्कि यूट्रस हो गया, यूट्रस में सूजन आ गया, इंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम आ गई है, फाइब्रॉइड हो गया है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाता है आयरन का, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि मेंस्ट्रुएशन में हैवी ब्लड लॉस होते हैं, है ना, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है। 15-20 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, 15 दिन में 10 दिन में पीरियड्स आ रहा है, तो वहाँ पे भी फॉलिक एसिड की जरूरत हो जाती है। तो ये भी कारण हो सकता है। एंड रैपिड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, है ना, या तो बच्चों का जो आपके बॉडी में या बच्चा है ना, तो उसमें ग्रोथ हो जाता है। इंक्रीज बॉडीज नीड्स फॉर आयरन, किसी कारणवश आपके बॉडी में, है ना, आयरन की नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी कारण हो सकता है। तो ज़्यादातर महिलाओं में आयरन का कमी होता है। किसमें ज़्यादातर आयरन की कमी हो जाती है? महिलाओं में, है ना, आयरन की कमी हो जाती है। फिर है ब्लड लॉस। देखो एनीमिया का सबसे क्लिनिकल फीचर क्या है पता है? थकावट, फटीगनेस, हर समय थका हुआ महसूस करेगा, एनर्जेटिक कभी महसूस नहीं करिएगा। ज़्यादातर महिलाओं में ये होता है ना, वोमेन्स में होता है ना। एनीमिया का सबसे जो मेन क्लिनिकल फीचर है, सिम्टम है थकावट, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह नहीं मिल पा रहा है तो ऊर्जा नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ऊर्जा बनने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो फिर थका हुआ महसूस होगा, है ना। ब्लड लॉस, अगर मान लो किसी कारणवश, देखो पहला तो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, आप सही से डाइट नहीं लिए उस वजह से हो सकता है, या तो आयरन की नीड बढ़ गई उस वजह से हो सकता है, या तो ब्लड लॉस, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है, हाँ, कहीं पे किसी कारणवश लॉसिंग ब्लड थ्रू हैवी मेंस्ट्रुएशन, या तो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन की वजह से, है ना, या तो इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कल हमने पढ़ा था अल्सर। अल्सर क्या होता है? घाव, यानी कि आपके आंत में या तो पेट में, स्टोमक के वॉल में म्यूकस लेयर डैमेज हुआ, घाव हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, या तो हेमरॉइड्स यानी बवासीर जिसको कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लड लॉस होता है। तो इस कंडीशन में एनीमिया हो जाएगा। ब्लड लॉस कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन की वजह से, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल मतलब अंदर अंदर खून बाहर गया, अल्सर की वजह से, हेमरॉइड्स की वजह से, और इंजरी कैन लीड टू आयरन डिफिशिएंसी, और या फिर किसी प्रकार का चोट लग जाए, घाट लग, इंजरी मतलब क्या होता है? जख्म हो जाए या तो एक्सीडेंट हो जाए, उस वजह से भी ब्लड लॉस होता है, तो वो भी कंडीशन हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, इंक्रीज्ड आयरन नीड, ब्लड लॉस एंड पुअर एब्जॉर्प्शन। हाँ, आपके बॉडी में आयरन है, ठीक है, लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। आयरन का एब्जॉर्प्शन मेनली होता कहाँ है बताओ? आयरन का एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार में सीलिया होता है, सीलिया होता है, यही सीलिया होता है जो कि आपके क्या करता है? आयरन को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर प्रॉपर आप आयरन खा भी रहे हैं लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो फिर तो कह रहा है जैसे एक बीमारी होती है, कंडीशंस लाइक सीलियक डिजीज, इसी को हम लोग कहते हैं सीलियक डिजीज, या तो क्रोन्स डिजीज, है ना। क्रोन्स डिजीज पढ़े थे कुछ दिन पहले थेरेप्टिक्स में, सर्जरी ऑफ द ऑन द स्टोमक या इंटेस्टाइन। इस कारण से क्या होता है? किसी तरह से अगर सीलियक डिजीज में सीलिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है बॉडीज का एबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन फ्रॉम फूड, यानी फूड से आयरन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो मैंने बताया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। एंड ध्यान से सुनना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है बताओ? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का, ठीक है। ये तब होता है जब आपके बॉडी में डजंट हैव एनफ आयरन, आपके बॉडी में अगर एनफ आयरन नहीं है तो आपको कह रहा है क्या, और इसको जरूरी है टू मेक हीमोग्लोबिन, आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन के बनाने में। अगर आपका एनफ आयरन नहीं होगा तो ब्लड आपके बॉडी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, एंड ये तब होता है जब आपके लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड में आपके आयरन की कमी हो जाती है। एंड अलग अलग कारण है, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, आप अगर सही से डाइट नहीं ले रहे हैं आयरन रिच फूड का, इंक्रीज्ड आयरन नीड, आयरन की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में ज़्यादा हो गई, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टेज जैसे प्रेगनेंसी हो गई, मेंस्ट्रुएशन हो गया, या तो बॉडी ग्रोथ, बॉडी नीड्स फॉर आयरन, है ना, या तो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चा जो है ना अचानक से ज़्यादा लंबाई से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी
ब्लड लॉस हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से, किसी कारण से यूट्रस में प्रॉब्लम हुआ उस वजह से, है ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन आए, अल्सर हो या तो हेमरॉइड्स हो, उस कंडीशन में हो सकता है। एंड इंजरी कैन लीड टू क्या कहते हैं डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि आपका इंजरी वगैरह की वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। एंड पुअर एब्जॉर्प्शन मतलब हुआ अगर किसी को सीलिएक या क्रोन्स डिजीज है या तो सर्जरी हुई है स्टोमक या इंटेस्टाइन की, तो आपका आयरन बॉडी का एबिलिटी कम हो जाता है आयरन को एब्जॉर्ब करने का, तो इस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं आपको पुअर एब्जॉर्प्शन। और ध्यान रखिएगा आयरन का सप्लीमेंट के साथ विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, उज्जवल सिंह कह रहे थेरेप्टिक्स की क्लास नहीं चली, तो यही तो है। चलिए चलिए, अब यही तो थेरेप्टिक्स की क्लास चल रही है। पैथोजेनेसिस की बात करें कि होता कैसे है भाई पैथोजेनेसिस, है ना, तो ईटियोलॉजी पता चल गया तो उसी से हो जाएगा। कह रहा है डिप्लीशन ऑफ आयरन स्टोर्स, कहने का मतलब है बॉडी स्टोर्स आयरन प्रीमियरली इन द लीवर। जो आपका है आयरन मेनली स्टोर करता है कहाँ पे आपका बॉडी, लीवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। आयरन का स्टोरेज फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ, है ना, आयरन का स्टोरेज फॉर्म क्या है, फेरिटिन। क्या है, फेरिटिन। सब लोग कमेंट में लिखिए क्या है, फेरिटिन है। तो आयरन का स्टोरेज फॉर्म है फेरिटिन। तो अगर जो बॉडी स्टोर होता है आयरन का, बॉडी में जो आयरन स्टोर होता है लीवर में, स्प्लीन में या बोन मैरो में, फेरिटिन के फॉर्म में, कह रहा है व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ आयरन, है ना, फ्रॉम डाइटरी इनटेक, ब्लड लॉस, इंक्रीज डिमांड, दी स्टोर्स बिगिन टू डिप्लीट। कहने का मतलब हुआ कि आपका बॉडी में स्टोर होता है आयरन कहाँ, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और फेरिटिन के फॉर्म में। एंड वहाँ पर यहीं पे ब्लड बनता भी है, लीवर में ब्लड बनता है, स्प्लीन में ब्लड बनता है, आपका बोन मैरो में ब्लड बनता है। लेकिन अगर आपका किसी वजह से व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंस लैक ऑफ आयरन फ्रॉम डाइटरी इनटेक, अगर आप सही से डाइट में नहीं लेंगे आयरन या तो ब्लड लॉस हो जाए, तो डिमांड इंक्रीज हुआ तो स्टोर बिगिन डिप्लीट। और ये जो स्टोर है यानी लीवर में जो आयरन है, स्प्लीन में जो आयरन है, बोन मैरो में जो आयरन है, धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, है ना, धीरे धीरे वो डिप्लीट होने लगेगा यानी कम होने लगेगा, उसका उपयोग होने लगेगा, तो आपको बॉडी में फिर आयरन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है या तो आपका आयरन की क्या कहते हैं डिक्रीज्ड आयरन इन द ब्लड, आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाए। ठीक है, कह रहा है एज आयरन स्टोर आर डिप्लीटेड, जो आपके आयरन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाएं, द अमाउंट ऑफ सीरम फेरिटिन, है ना, सीरम, सीरम क्या होता है, ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं तो वो सीरम कहलाता है। सीरम में फेरिटिन आयरन का स्टोरेज फॉर्म है, जो आपका सीरम फेरिटिन है रिफ्लेक्ट्स करता है स्टोर्ड आयरन, जो कि स्टोर्ड आयरन को ही सीरम फेरिटिन कहते हैं, वो अगर डिक्रीज हो जाए उस वजह से। एट द सेम टाइम सीरम में आयरन लेवल एंड ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, है ना, ये दोनों द परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन दैट इज बाउंड विथ आयरन, जो कि आपका ट्रांसफेरिन है ना वो आयरन के साथ बाउंड करता है, तो दोनों अगर ड्रॉप हो जाए तो उस वजह से हो सकता है। या तो आपके और भी कारण हैं, इन इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, सही से हीमोग्लोबिन ना बने सही से, है ना। आफरीन अंसारी कह रही है सर स्प्लीन को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहते हैं। हाँ कहते हैं वहां पर, लेकिन आपका वहां पर ब्लड बैंक भी कहते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, पता है ना, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। वहां पर ब्लड बनता भी है, ब्लड स्टोर भी रहता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में वहां से ब्लड बनते भी हैं। ठीक है, हाँ ब्लड बैंक भी कहते हैं ना। चलो हाँ, जो खराब आरबीसी होता है, जो मर जाता है वहीं पे जाके दफन होता है, चलो उसका खात्मा वहीं पे होता है, बनता भी वहाँ पे है। इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इज मेड अप ऑफ आयरन, बना किससे होता है, आयरन से बना होता है। व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट आयरन, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी इम्पेयर हो जाएगा, हाँ ओवरऑल आयरन हो जाए, एनीमिया हो जाएगा। एज द आयरन डिफिशियंसी कंटिन्यू, अगर इसी तरीके से आयरन की कमी होती रही तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल डिक्रीज, आरबीसी की मात्रा कम होगी जिससे कि एनीमिया हो जाएगा। एंड लोअर देन रेड ब्लड सेल काउंट, नॉर्मल काउंट जो 5 to 5.5 मिलियन होता है, 5.5 मिलियन होता है पर ml ऑफ ब्लड, यानी 1 ml ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड वो कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया कॉज हो जाएगा। एंड अनीमिया के अब चलो आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम। अब पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम। सबसे पहला कारण है वीकनेस, कमजोरी। कमजोरी क्या होगा, कमजोरी होगा, या तो आप फटीगनेस कह सकते हो, फटीगनेस थकावट, थकावट, ठीक है, थकावट जैसा महसूस सबसे मेन है ना। चलो फिर है पेल स्किन, स्किन हल्का पीला पड़ने लगेगा, हल्का हल्का
हल्का डार्क, जैसे आपको स्किन में मेरा लाल लाल कैसे दिख रहा है, देखो मैं दबाता हूँ तो प्रॉपर खून आ रहा है, फिर तो वो उतना लालपन नहीं आएगा। कई लोग तो जो अनुभवी होते हैं वो आपके जीभ को देख के, आंखों को देख करके बता देंगे कि हीमोग्लोबिन इसमें है कितना, है ना। और ऑक्सीजन मतलब क्या जो आपका प्रॉपर क्या कहते हैं, इनको आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है ना। मैं एक डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ पर उनके साथ काम किया हूँ, तो वो उनका पास बहुत अनुभव था। उन्होंने मेरे को कुछ ट्रिक्स बताए भी थे कि हाथ वगैरह देख करके, आँख के स्क्लेरा को देख करके, जीभ को देख करके बता देते थे कि वो हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। फिर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि सांस फूलने लगेगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, एनर्जी बन नहीं रहा है। स्ट्रेंज कार्विंज टू ईट आइटम्स विथ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। आपको मन करने लगेगा ऐसी चीज़ें खाने की जो न्यूट्रिशनल नहीं है, जो बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाने का मन करने लगेगा। टंग स्वेलिंग और सोरनेस, टंग में स्वेलिंग आ जाएगी, सोरनेस टंग में घाव वगैरह होने, छाले पड़ने लग जा सकते हैं। कोल्ड हैंड, हाथ वगैरह पूरा ठंडा पड़ने लग जाएगा। फास्ट और इरेगुलर हार्टबीट थोड़ा फास्ट और इरेगुलर हो जाएगा। ब्रिटल नेल्स बहुत आसानी से टूटेगा। ब्रिटल मतलब भंगुर हो जाना। हेडेक वगैरह होगी, सर में दर्द वगैरह होगा। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट क्या है, आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड फार्माकोलॉजिकल मेथड। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, देखो, ईट आयरन रिच फूड्स विथ ऑल्सो विटामिन सी इन दैम। नॉन फार्माकोलॉजिकल कहने का मतलब हुआ कि उसमें हम लोग किसी दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आयरन रिच फूड जो कि रेड मीट वगैरह होते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब खाइए। एंड साथ ही साथ विटामिन सी भी खाइए, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन ध्यान रखना। जब भी कहा जाता है ना कि आप एप्पल खाओ तो ऑरेंज भी, मैं कहूँगा बस एक एप्पल, है ना, डेली एप्पल या बनाना। सेब में भी आयरन का मात्रा ठीक ठाक होता है, केला से भी आपको आयरन ठीक ठाक मिल जाता है ना। तो सेब और केला खाओ, जिससे आयरन मिलेगा। एंड आयरन का एब्जॉर्प्शन, आयरन खा तो लिए, अब वो ब्लड में जाएगा कैसे, एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसके साथ एक नींबू या संतरा खा लो, है ना, एक संतरा खा लो, बहुत अच्छा रहेगा। जिसको भी ऐसा दिक्कत है तो नेचुरली उनको आप कहिए एक सेब एक संतरा, एक सेब और एक संतरा, है ना, क्या, एक सेब और एक संतरा, बहुत अच्छा है। विटामिन सी, क्योंकि सेब से आयरन मिलेगा और संतरे से विटामिन सी मिलेगा, और विटामिन सी आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, रेड मीट, ड्राइड फ्रूट एंड डार्क लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाए तो अच्छा रहता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, ओरल फॉर्मुलेशन, आयरन के कुछ टैबलेट्स वगैरह आते हैं जो कि आपके एस्कॉर्बिक एसिड के साथ दिया जाता है, वही विटामिन सी के साथ दिया जाता है, यानी ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ आयरन। आयरन के बहुत सारे फॉलिक एसिड के आते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो ओके। आयरन के ऑरल फार्मूला से दिया जा सकता है, टैबलेट वगैरह या कैप्सूल वगैरह। एंड आईवी इन्फ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आईवी इन्फ्यूजन आयरन का दिया जा सकता है। आईवी इन्फ्यूजन यानी ड्रिप में लगा करके धीरे धीरे स्लोली दे दिया जाएगा। ठीक है, सर रीड का मतलब पढ़ना, पूछना क्या चाह रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब नेक्स्ट आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम लोग, ये किसकी कमी से होता है बताओ, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, है ना, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। रेड मीट यानी कि लाल मांस, चिकन मटन, ये सब रेड मीट है, ये सब रेड मीट है, लाल चिकन मटन। ठीक है, चलो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ध्यान रखना। आपको इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो रहा है, आरबीसी बन ही नहीं पा रहा है, हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पा रहा है, आरबीसी की कमी हो जा रही है। ठीक है, वो आयरन की वजह से हो रहा था। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एक्चुअली आरबीसी बनता तो है, आरबीसी बनता तो है, लेकिन ध्यान रखना आरबीसी का साइज, आरबीसी का साइज, है ना, साइज, एक सिम, है ना, सिम वर्ड याद रख लेना, सिम, साइज इंक्रीज हो जाता है, इरेगुलर, आई फॉर इरेगुलर एंड एम फॉर इमेच्योर हो जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है सही से, है ना, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को आप कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी एनीमिया में, मेगालोब्लास्टिक में एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है, आपने कोलोजी में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, देखो जिनको कुछ नहीं पता चल रहा है भाई, पढ़ने की जरूरत है, अंतिम मौका, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर समझ में आ रही हैं तब तो अच्छा है, और नहीं आ रही हैं तो समझ जाना आपको बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है ना।
समझ रहे हो, टॉप 20 क्वेश्चन हवा भी नहीं लगेगा। तो बेसिक जानना जरूरी है ना। ये जो मैंने बोला कि मैच्योरेशन फैक्टर, तो ये सब कोलोजी में पढ़ना था। मैंने बताया था मैच्योरेशन फैक्टर, मैंने पढ़ाया है मैच्योरेशन फैक्टर, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो ऐप पर, है ना, ऐप पर जितने भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं रेगुलर, उनको सब समझ में आता है मेरी बातें। ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मैच्योरेशन फैक्टर हैं। फॉलिक एसिड मतलब B9 एंड B12। B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन पता है ना? हाँ, साइनोकोबालामाइन और फॉलिक एसिड। तो जो B12 है और फॉलिक एसिड हैं, ये आपके आरबीसी को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? विटामिन B12 और आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आरबीसी का शेप बड़ा हो जाएगा, आरबीसी का शेप साइज बड़ा हो जाएगा, शेप इरेगुलर हो जाएगा, शेप इरेगुलर हो जाएगा, एंड मैच्योर तो नहीं हो पाएगा, इमेच्योर रह जाएगा। जैसे नॉर्मल देखो, नॉर्मल रेड ब्लड सेल, नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है? ऐसा होता है। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बात करें तो आरबीसी का नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया, आरबीसी का बड़ा हो गया, है ना? देख लो, है ना? हाँ, तो आरबीसी बड़ा हो गया। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, देखना ध्यान से समझना। यहाँ बोल रहा है क्या? इट इज अ कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज, बोन मैरो बनाता है लार्ज, बड़ा, इमेच्योर और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल आरबीसी। 3 वर्ड मैंने क्या बोला? सिम, है ना, है ना, सिम, SIM, यानी कि साइज। सबसे पहले साइज में क्या होगा? लार्ज, फिर आई मतलब इमेच्योर, ठीक है, एंड एबनॉर्मल आरबीसी, एबनॉर्मली होता है वो, आरबीसी सही नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्या आपका वो कह देते हैं, आपका क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ईटियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैं एक बार पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताओ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है? बताओ किसकी कमी से? तो मैंने बोला ना B9 एंड B12। किसकी कमी से? B9 एंड B12। एंड B9 एंड B12, B9 क्या कहलाता है? आपका फॉलिक एसिड कहलाता है, एंड B12 साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो ये इसका ईटियोलॉजी में भी वही होगा, या तो फॉलिक एसिड की कमी। देखो फॉलिक एसिड और आयरन में बहुत अंतर है, आयरन वो अलग चीज है, Fe सीधा, ये फॉलिक एसिड आपका विटामिन बी का टाइप है, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो विटामिन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होगा? पीपल हु सेल्डन कंज्यूम न्यू रॉ वेजिटेबल्स, मान लो बहुत कम वो रॉ वेजिटेबल, है ना, सब्जियां वगैरह, कच्ची सब्जियां, खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी, जो कच्चे खाए जाते हैं, है ना, वो सब नहीं खा रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। अल्कोहलिक रेज फॉलिक एसिड डिमांड एंड काउजेज विटामिन डेफिशिएंसी इन द डाइट। कहने का मतलब अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो उसमें फॉलिक एसिड का डिमांड ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी में, एंड उस समय पे आपकी फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। पेशेंट विद स्मॉल इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्बी इलनेस, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, लो न्यूट्रिशन इंटेक, अगर लो न्यूट्रिशन लेंगे, जैसे नाइदर मीट और डाइटरी प्रोडक्ट, मान लो कोई ना मीट खाता हो ना डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध वाला चीज़ खाता हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है। एंड पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, और किसी वजह से देखो या तो आपका खाना कम हो, डाइट कम हो, या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यही 2 कारण आपका डेफिशिएंसी का हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में समझो क्या होता है, तो पैथोजेनेसिस में आपको बताता हूं कि एक्चुअली जो ये आपका विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है, ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए सिंथेसिस करने के लिए, डीएनए सिंथेसिस करने के लिए। एंड डीएनए सिंथेसिस होगा अच्छे से, है ना, तो ये डीएनए अगर अच्छे से बनेगा तो प्रॉपर अच्छे से आरबीसी भी सही से बनेगा। लेकिन अगर डीएनए ही सही से नहीं बनेगा तो फिर आरबीसी भी सही से नहीं बनेगा। तो वही बोल रहा है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होती है तो थाइमिडाइलेट सिंथेज फंक्शन इम्पेयर्ड, यानी कि थाइमिडाइलेट नाम का एंजाइम होता है, थाइमिडाइलेट सिंथेज नाम का एंजाइम होता है, वो प्रॉपर सही से काम नहीं कर पाता है, जिससे कि जो कि आपका डीएनए सिंथेसिस कराता है, तो डीएनए सिंथेसिस इंटरप्टेड, डीएनए की सिंथेसिस इंटरप्टेड हो जाती है, डीएनए सिंथेसिस इंटरप्शन हो जाता है। एंड फेल्योर ऑफ न्यूक्लियर मैच्योरेशन, अगर डीएनए सिंथेसिस, समझ रहे हो बात को, डीएनए सिंथेसिस सही से नहीं होगा तो आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। आरबीसी में जो देखो बचपन में तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो बचपन में आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा?
शुरुआत में ही उसका बचपना में सही से नहीं देखा गया तो एरिथ्रोसाइट प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, सही से वो अच्छे से तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, एंड वहाँ पे बन जाएगा इमैच्योर आरबीसी, जिसको मेगाब्लास्ट कहते हैं, है ना, मेगालोब्लास्ट कहते हैं, इसीलिए तो इसका नाम ही है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में सिंपली होता है कि इमैच्योर आरबीसी साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, शेप इरेगुलर हो जाता है, और इमैच्योर, मैच्योर होता ही नहीं है, फॉर्म्ड एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ब्लड में जाएगा, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएंगे, जिससे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है द इलियम इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एनालॉग। हाँ, विटामिन B12 है ना, ये इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाला पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो हीमोसिस्टीन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिथियोनिन, हीमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड दस मिथाइल THF कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू THF, यानी कि THF में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसना इससे ओवरऑल क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट हीमोसिस्टीन लेवल एक्यूमुलेट, पायरिमिडीन रिंग। देखो ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पैथोजेनेसिस में ये चार्ट बना दो, ये चार्ट बना दो, सबसे अच्छा है। ये पैथोजेनेसिस में मैं तो कहूँगा इस चार्ट को बनाओ, ये चार्ट बनाओ, है ना, पैथोजेनेसिस में ये चार्ट बनाइए, ये ज़्यादा बेटर है। पैथोजेनेसिस में ये चार्ट बनाइए, मैं जो चार्ट दे रहा हूँ, ये चार्ट बनाने से एग्जाम में नंबर भी अच्छे मिलते हैं। मेरा मानना है चार्ट वगैरह को ज़्यादा, चार्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं, है ना, ठीक है। ये चार्ट से मेगालोब्लास्टिक, इससे पैथोजेनेसिस हो जाएगा कि हाँ भैया ऐसे हो गया, ठीक है ना। चलो, फॉलेट्स आर एब्जॉर्ब प्रीमियरली इन द डुओडेनम, जेजुनम। हाँ चलो, ये भी देखो क्या कह रहा है कि फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी बात कर रहा है ना, फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी कैसे होता है ना, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कैसे होती है। तो जो फॉलेट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं डुओडेनम और जेजुनम में, एंड किसी कारणवश फॉलिक एसिड जो एक प्रकार का वी विटामिन है, नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन है ये, मेन है ये आपका पैथोजेनेसिस जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है ना, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस जो है आपका पैथोफिजियोलॉजी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। चलो, क्योंकि देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया क्योंकि क्यों हो रहा है, आपने देख ही लिया, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, आपने देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी देख लिया कि कैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब सीधा साइन एंड सिम्टम पे आ जाइए, अब सीधा साइन एंड सिम्टम पे आ जाइए, इसका लक्षण क्या होता है। तो एबनॉर्मल पेलनेस, साइन एंड सिम्टम लगभग कोरिलेटेड होता है, दोनों एक जैसा होता है। एबनॉर्मल पेलनेस, लेक ऑफ कलर ऑन द स्किन, स्किन का कलर उतना अच्छे से नहीं आता, हल्का रंग का दिखता है, ठीक है। एंड डिक्रीज्ड एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है, इरिटेशन होता है, लैक ऑफ एनर्जी एंड फटीग, है ना, टीरिंग इजीली, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, डायरिया जैसा कंडीशन हो सकता है, चलने में दिक्कत आ सकता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड एंड फीट, हाथ वगैरह में चुभन जैसा महसूस होगा, चुभन जैसा, टिंगलिंग, है ना। एंड स्मूथ एंड टेंडर टंग, कहने का मतलब है कि आपके स्मूथ, टेंडर टंग वगैरह स्मूथ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो, अब क्या ट्रीटमेंट क्या होगा, तरीका, तो जो जो चीज़ की कमी हो रही है उसको दे दो, विटामिन B12 की कमी हो रही है, B9 की कमी हो रही है, उसको दे दो। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही थी, तो इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, है ना, विटामिन B12 की कमी हो रही है, पेटेंट की मंथली इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12, मंथली आप विटामिन B12 का इंजेक्शन दीजिए। ओरल सप्लीमेंट्स ऑल्सो ऑप्शन में है ना, ओरल सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। एंड फूड रिच इन विटामिन B12, जो भी फूड जिसमें कि आपके विटामिन B12 होते हैं उसको रिकमेंड कीजिए, जैसे अंडा, चिकन, कुछ फोर्टिफाइड क्रियल्स होते हैं जिसमें आपके अलग से विटामिन B12 ऐड किया हुआ रहता है साइनोकोबाला में, जैसे कि ब्रान वगैरह होता है, कुछ रेड मीट होते हैं खास करके बीफ, है ना, जो कि होता है, मिल्क, है ना, सेल्फिश, ये सब हो जाता है जो कि आपका उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। चलो, एंड फोलेट डिफिशियंसी अगर हुआ है, फोलेट की कमी हुई तो फोलेट से रिलेटेड यानी B9। देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया थ्रू फोलेट डेफिशिएंसी इज प्रोवाइडेड विथ ओरल और इंट्रावेनस फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, यानी कि आप या तो ओरली दे दें या तो इंट्रावेनस फॉर्म में फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दे दें। डाइटरी चेंज ऑल्सो एलिवेट फोलेट लेवल्स एंड द रिकमेंडेड फूड, जैसे डाइट चेंज में ऑरेंज दे दीजिए, विटामिन C एब्जॉर्प्शन कराएगा। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पीनट्स, लेंटिल्स यानी दाल वगैरह और ग्रेन्स वगैरह को खाने के लिए बोलिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके साथ आपका प्रॉपर आपका हो गया क्या, एनीमिया खत्म। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाइए, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है।
एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ, देखो एनीमिया हो गया, अच्छे से रिवीजन करना। एंड जो भी क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप कॉल कर लीजिएगा। चलो, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी से होने वाला एनीमिया, जॉन्डिस, फटीगनेस, फीवर या एडिमा। तो आपका फटीगनेस है ना, थकावट। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है एनीमिया का? थकावट। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी की एनीमिया होगी तो क्या दोगे बताओ? विटामिन बी का इंजेक्शन दे दो, B12 दे दोगे? नहीं ना, आयरन का सप्लीमेंट या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी आयरन सप्लीमेंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या नहीं होता है? डिक्रीज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मात्रा घट जाता है, यस घटता है। कौन सा नहीं होता है? तो ये तो होता है। डिक्रीज सीरम आयरन, हाँ सीरम में आयरन की मात्रा कम हो जाएगी। इंक्रीज फेरिटिन लेवल, अरे भाई फेरिटिन आयरन का एब्जॉर्प्शन फॉर्म है, ये इंक्रीज कैसे होगा? ये तो डिक्रीज होता है ना, ये तो डिक्रीज होता है, तो यही आंसर गलत है। बाकी ट्रांसफेरिन भी सेचुरेशन, हाँ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन भी घट जाता है। आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं करता और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, बताओ, है ना। सीलियक डिजीज किस में ऐसा होता है? सीलियक डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी या फिर क्रोनिक डायबिटीज। तो सीलियक यानी क्या हुआ? जो आपका सीलिया में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो उसके वजह से आपका एनीमिया हो सकता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलो, है ना। ओबेसिटी, मोटापा वगैरह इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछ दिया था, बताओ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का प्राइमरी कॉज क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक का आपका क्या होता है बताओ? तो मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, ठीक है ना। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी नहीं, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, यस B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी। चलिए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या ट्रीटमेंट है विटामिन B12 डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? क्या होगा मेगालोब्लास्टिक में? क्या आयरन सप्लीमेंट दोगे? नहीं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दोगे या विटामिन B12 इंजेक्शन एंड ओरल सप्लीमेंट? तो आपका विटामिन B12 और ओरल सप्लीमेंटेशन देंगे। सी। वेयर इज फॉलिक एसिड प्रीमियरली एब्जॉर्ब इन द लिवर। लिवर में कहां पर एब्जॉर्ब होता है बताओ? सॉरी, बॉडी में फॉलिक एसिड कहां पर होता है एब्जॉर्ब? स्टोमक में, डुओडेनम एंड जेजुनम, इलियम या फिर कोलोन। तो फॉलिक एसिड डुओडेनम और जेजुनम में होता है, डुओडेनम एंड जेजुनम, नो फॉलिक एसिड डुओडेनम एंड जेजुनम में, ठीक है, डुओडेनम एंड जेजुनम में। फॉलिक एसिड B9 की बात कर रहा है ना, B9 की बात कर रहा है। फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलिक एसिड किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हीमोग्लोबिन के, हीम के प्रोडक्शन के लिए, या तो विटामिन डी, या तो व्हाइट ब्लड सेल, या प्लेटलेट्स, बताओ। फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोग्लोबिन में हीम पोर्शन, हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पोर्शन है उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो थैंक यू सो मच। एंड क्लास यहीं पर फाइनली आपका फिनिश होता है। एंड तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। एंड थैंक यू सो मच। एकदम प्यार से यहाँ मैं थैंक यू लिखना चाहूँगा। सारे बच्चे क्लास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अच्छे से पढ़िए। एंड जो बच्चे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स यही आपका लास्ट सहारा है, ठीक है। 1 मई से आपको पढ़ाया जाएगा, शुरू से सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना। और जो बच्चे इसमें पहले से फुल कोर्स में तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उदित फार्मेसी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या तो ऐप को डाउनलोड करके 92 193 03100। एंड 100 रुपया पर सब्जेक्ट है,
बहुत आसान सा है, 599 फ़ी है, 6 सब्जेक्ट है, 600 रुपये प्राइस है, आसान से पढ़ सकते हैं। अगर इससे भी कम में संभव होता तो मैं कर देता। एंड 3 टीचर मिल करके आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टॉप 20 क्वेश्चन, महामैराथन सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, PDF में दे दूंगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।